गुड मॉर्निंग सभी को। कल हमने स्टडी की पॉलीमर्स की, और पॉलीमर्स में क्लासिफिकेशन के बाद हमने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड में अलग अलग पॉलीमर्स है, और इन पॉलीमर्स में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पॉलीथीन की। कल आपको समझाया कि पॉलीथीन दो टाइप की होती है। एक का नाम लो डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरी का नाम हाई डेंसिटी पॉलीइथीलीन LDPE एंड HDPE। दो टाइप की पॉलीथीन है, दोनों के यूजेस अलग अलग है। पहला समझेंगे LDPE। LDPE लो डेंसिटी पॉलीइथीलीन को प्रिपेयर करने का तरीका है। इथिन को लेंगे और O2 किससे ट्रेस करेंगे? O2 से। प्रेशर कितना था? 300 टू 700 केल्विन के बीच में रखा जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 1018। बहुत हाई प्रेशर पे इसको प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथिन कंबाइंड होंगे, मोनोमेरिक यूनिट है ये, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऑल। ये लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन का फॉर्मेशन हुआ। ये परमेबल होती है और कई जगह इसके यूज है। दूसरे टाइप की है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। इसकी डेंसिटी के बेस पर ही हाई डेंसिटी की, लेकिन प्रिपरेशन मेथड में थोड़ा सा चेंज करते हैं। रहेगा यही इथिन, नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल, मोनोमेरिक यूनिट react together but in presence of Ziegler-Natta catalyst। कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में? Ziegler-Natta कैटलिस्ट। तो यहां पर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 m। टेम्परेचर वही रहेगा एज इट इज, 300 या 350 टू 700 केल्विन के बीच में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट से क्या होता है? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट होता है टाइटेनियम का क्लोराइड या टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। कभी कभी Ti4+ भी लिख देते हैं। और साथ में कौन होगा इसका? C2H5 होल थ्राइस एल्यूमिनियम। इसको हम बोलते हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। और यहाँ प्रिपरेशन हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल N। ये हो गया पॉलीथीन का फॉर्मेशन, और इसको बोलते हैं हम HDP हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। और यहां तक हम स्टडी कर चुके थे। ये आपके पास राइटिंग में भी है। इसके बाद अगला जो पॉलीमर्स है एडिशन पॉलीमर्स की हम स्टडी कर रहे हैं। तो एडिशन पॉलीमर्स में कोई भी मॉलिक्यूल रिप्लेस नहीं होगा। सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। मोनोमेरिक यूनिट आपस में ऐड होकर के पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करती है, उसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर्स। दूसरा टाइप का होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स, जिसमें मोनोमेरिक यूनिट ऐड तो होगी लेकिन किसी मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट करेगी, लाइक वाटर, अमोनिया, HCl, एनी अदर। अब एडिशन पॉलीमर्स की हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हुआ पॉलीथीन। दूसरा अब इसमें स्टडी करते हैं कि जिसका नाम है PVC, और इसके बाद टेफ्लॉन। इन दोनों की स्टडी करते हैं। PVC का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब ये विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर। तो विनाइल क्लोराइड क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। इस तरह होगा। आप Cl को इधर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल, इसका नाम विनाइल
क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड इसकी मोनोमेरिक यूनिट है पीवीसी की, और जब ये आपस में ऐड होंगे तो इस तरह फॉर्मेशन हो जाएगा। CH2 यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH यहाँ एक बॉन्ड आगे रहेगा इस तरह, यहाँ Cl होगा, और ये फॉर्मेशन हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी पाइप के नाम से फेमस है। मार्केट में जब भी आप पाइप को परचेस करते हैं तो वहां पीवीसी पाइप के नाम से ये सेल होता है। मतलब ये एक प्लास्टिक टाइप पॉलीमर है जिसको हम वाटर सप्लाई करने के लिए पाइप का फॉर्मेशन करते हैं। एग्रीकल्चर में वाटर को इधर से उधर सप्लाई करने के लिए पीवीसी पाइप का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल जितने भी गुड्स होते हैं उसमें भी पीवीसी की स्ट्रिप यूज करते हैं। जो गुड कंडक्टर मींस वायर होता है उसको पैक करने में पीवीसी की स्ट्रिप को यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल गुड्स में इसको यूज करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर है। तो इस तरह ये पीवीसी है। अगला पॉलीमर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है? इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है समझिए। CF2 डबल बॉन्ड CF, ये इसकी मोनोमेरिक यूनिट है। और इसका पूरा नाम सुनोगे आप क्या बोलोगे? टेट्रा फ्लोरो, 4 फ्लोरीन है, टेट्रा फ्लोरो डबल बॉन्ड इथीन। तो ये इसकी मोनोमेरिक यूनिट है टेट्रा फ्लोरोइथिलीन, N मॉलिक्यूल। कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में यूज करेंगे, पेरोक्साइड को यूज रहेगा और ये पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। CF2 सिंगल बॉन्ड, CF2 सिंगल बॉन्ड और फिर इसका नाम क्या बन जाएगा शॉर्ट टर्म में? PTFE। क्या नाम बन जाएगा इसका? PTFE, पोली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। और कमर्शियली नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है इसका? टेफ्लॉन। क्या बोलते हैं इसको? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की प्रॉपर्टी है कि ये हार्ड प्लास्टिक है, टेम्परेचर के अगेंस्ट रेसिस्ट होता है, एसिड बेस के अगेंस्ट ये रेसिस्ट होता है। इस पर एसिड और बेस का कोई इफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर भी इसमें आप चाहे जितना इंक्रीज कर सकते हो, टेम्परेचर के अगेंस्ट, हीट के अगेंस्ट भी ये रेसिस्ट है। इसी प्रॉपर्टी को लेकर के इस पॉलीमर्स के यूज है किचन यूटेंसिल्स में, नॉन स्टिक का फॉर्मेशन करने में, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर वहाँ यूज करते हैं। नॉन स्टिक में कुकर जो होता है उसकी एक रिंग होती है ब्लैक कलर की, गास्केट जिसको बोलते हैं, वो भी टेफ्लॉन की होती है। टेफ्लॉन पर एसिड और बेस का भी इफेक्ट नहीं होता है, एसिड और बेस के अगेंस्ट ये रेसिस्ट है। इसलिए एसिड को स्टोर करने के लिए इसके कंटेनर यूज किए जाते हैं। एसिड या बेस को ट्रांसपोर्ट करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो बड़े बड़े टैंकर भी टेफ्लॉन की कोटिंग से होते हैं। पेट्रोल और डीजल जब इसमें चलता है, ये फायर के अगेंस्ट भी रेसिस्ट है, इसमें आसानी से ये आग नहीं लग सकती। तो टेफ्लॉन जो होता है, पेट्रोल और डीजल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करना है तो टेफ्लॉन के पाइप यूज करते हैं। और बड़ा टैंकर जब बनता है जिसमें पेट्रोल और डीजल को ले जाते हैं तो उसमें भी टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, ताकि फ्रिक्शन से अगर कहीं आग लग जाए तो पेट्रोल और डीजल जो पैक है वो टेफ्लॉन बचा देता है। इस तरह ये टेफ्लॉन के यूज है, इनके बारे में हम अभी लिखेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, आगे की बात करेंगे उसमें कि ये क्या काम आता है। लिखिए, नोट करिए, पहले रिएक्शन लिख लीजिए। अगला पॉलीमर से एडिशन पॉलीमर्स की स्टडी कर रहे हैं। टेफ्लॉन के बाद आता है ऑर्लॉन।
इसी को बदलेंगे ऑर्लॉन में। ऑर्लॉन का दूसरा नाम होता है एक्रोलियन। ऑर्लॉन को सेकंड नेम क्या बोलते हैं? एक्रोलियन। इसी को बदल लीजिए, यहां पर क्लोरीन के प्लेस पे क्या लगा दोगे? साइनाइड। तो यहां पर क्लोरीन के प्लेस पे क्या आ जाएगा? साइनाइड। इसको आपने क्या बोला था? इसको आपने बोला था विनाइल क्लोराइड। आप बोल दीजिए विनाइल साइनाइड। इसकी मोनोमेरिक यूनिट है ये ऑर्लॉन या एक्रोलियन पॉलीमर के नाम से फेमस है। ये भी हार्ड होता है, फाइबर बनाने में यूज होते हैं, वायर बनाने में ये काम आता है, ब्लैंकेट्स बनाने में काम में आता है। इसको नोट करिए और नाम लिखिए इसका। इसके बाद अगले पॉलीमर्स की स्टडी करते हैं। नोट कर लीजिए, इसका नाम है ऑर्लॉन और एक्रोलियन विनाइल साइनाइड। इसकी मोनोमेरिक यूनिट है। चलिए, लिखा होगा आपने सबने, यूजर लिख लेना। फाइबर्स, वायर और ब्लैंकेट्स बनाने में इसको यूज करते हैं। अब आता है इसके बाद एडिशन पॉलीमर्स में दो पॉलीमर्स बड़े फेमस है, जिसमें एक है नेचुरल रबर। सबसे पहले इसको स्टडी करेंगे, फिर आएगा सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर नेचर से ऑब्टेन होता है। नेचर से इसको ऑब्टेन करते हैं तो ट्री से ऑब्टेन होता है। नेचुरल रबर को ऑब्टेन करने के लिए रबर का ट्री होता है। साउथ कंट्री, आपने जो साउथ एरिया है इंडिया का, उसमें एक बड़ा सा पेड़ होता है जिसपे कट लगा करके वहां एक पॉट लगा देते हैं, उसमें से मिल्की सेप एक लिक्विड मटेरियल ऑब्टेन होता है, और उस मिल्की सेप को फैक्ट्री या छोटे छोटे स्तर पर फैक्ट्री होती है, वहां पर वो पर्सन उसको सेल करता है, और सेल करने के बाद इसको हीट सप्लाई करते हैं। तो हीट सप्लाई करने पर क्या ऑब्टेन हो जाएगा? नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर का फार्मूला क्या है? तो नेचुरल रबर का फार्मूला होता है CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर अगर आप इसको हटा दें 1 मिनट के लिए, ये हटा दिया, तो यहां क्या होगा? हाइड्रोजन। फिर इसका नाम क्या है पहले ये देखते हैं। 1 2 3 4, 1 और 3 पर 1 3 4 कार्बन। ए इसका सफिक्स होगा ब्यूटा, क्योंकि 2 जगह डबल बॉन्ड है। डाई इन, ये इसका यूपीएससी में 1 3 ब्यूटा डाई इन। तो नेचुरल रबर इसके किसी मटेरियल से प्रिपेयर होता है। अब कौन सा इसका मटेरियल होगा? तो यहां पर हम H को रिप्लेस करके क्या अटैच कर दें? CH3। फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाई। मतलब नेचुरल रबर का ये मोनोमेरिक यूनिट है। नेचुरल रबर को इससे प्रिपेयर करते हैं, और नेचुरल रबर को जब प्रिपेयर करते हैं तो इसमें कंडीशन क्या आती है? इसका पैटर्न होगा सिस। इनका पैटर्न होगा नेचुरल रबर का सिस,
और सिंथेटिक रबर का पैटर्न क्या होता है, ट्रांस, उसका जो मोनोमेरिक यूनिट है वो कोई और है। तो पहले हम नेचुरल रबर की बात करेंगे। नेचुरल रबर को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ट्री से, मिल्की शेप मटेरियल उससे लाते हैं और हीट सप्लाई करके नेचुरल रबर का ये मोनोमेरिक यूनिट है जिसका नाम है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाई। इसको जब हीट सप्लाई करोगे तो उस साइड आपको पॉलीमर्स ऑब्टेन होगा जिसका पैटर्न क्या होगा, सिर्फ डायग्राम बनाते हैं अभी। पहले इसका नाम समझे, IUPAC नेम तो ये है। दूसरा इसका नाम है आइसोप्रीन। क्या नाम है इसका, आइसोप्रीन, और ये IUPAC नेम। अब सिस पैटर्न से जब आप इसको डिजाइन करोगे तो ये ऐसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड C H, इधर होगा CH2, एक मोनोमेरिक यूनिट इससे अटैच होगी इधर और दूसरी मोनोमेरिक यूनिट फिर इससे अटैच होगी आगे। तो पैटर्न कैसा हो गया, सिस पैटर्न, इसको क्या बोलेंगे, सिस। यहाँ पर फिर क्या होगा, CH2 C और इधर CH3 होगा, ये सब बना के समझा। CH2 यहाँ C और फिर इधर क्या आ जाएगा CH3, फिर आगे डबल बॉन्ड होगा। तो इसके जो मिथाइल ग्रुप है दोनों ये सेम डायरेक्शन में, इसलिए इस पैटर्न को बोलते हैं सिस। ये है नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर में क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और कुछ प्रॉपर्टीज पुअर होती है। जैसे आपको रबर को यूज करना मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए, तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ वीक होती है। इस मैकेनिकल स्ट्रेंथ को मॉडिफाइड करने के लिए इसको वल्केनाइज किया जाता है। नेचुरल रबर क्या बोलते हैं उसको, वल्केनाइजिंग या वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो वल्केनाइजिंग आप करोगे तो उसमें करते क्या है, इस नेचुरल रबर को जब आपने ऑब्टेन किया तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए इसमें सल्फर मिक्स करते हैं 2 या 3%, 2 और 3% किसको मिक्स करेंगे, सल्फर, और हीट सप्लाई करेंगे। तो इस रबर के अंदर क्या होगा, इस तरह मान लीजिए रबर है ये ऐसे, तो यहाँ पर वल्केनाइजिंग में क्या होगा, जैसे ये रबर, ये दूसरा और ये तीसरा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मोनोमेरिक यूनिट जो स्ट्रेट लाइन में है उनके बीच में किसका बैंड आ जाएगा, सल्फर का। इससे ये क्रॉस लिंक्ड हो जाएगा। कौन से टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉस लिंक्ड, और इसके कारण इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं वल्केनाइजिंग ऑफ रबर। दूसरा, सिंथेटिक रबर की जब बात करोगे तो सिंथेटिक रबर का जो आइसोमर्स है, मोनोमेरिक यूनिट है, उसमें यहाँ क्या होगा, ओनली क्लोरीन, बस, कोई डिफरेंस नहीं है। ये किसका फार्मूला हो गया, सिंथेटिक रबर का, जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, मैन मेड पॉलीमर्स। यहाँ क्लोरीन आ गया तो इसका नाम क्या रख दोगे आप, ये हो गया 2-क्लोरो। आइसोप्रीन के प्लेस पे नाम क्या बन जाएगा इसका, नियोप्रीन। मतलब नियोप्रीन सिंथेटिक रबर की मोनोमेरिक यूनिट है, 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाई। बस यहाँ पर 2 नंबर से क्लोरीन लगेगी, लेकिन सिंथेटिक रबर का जो पैटर्न है वो ट्रांस होगा, सिस नहीं। उसमें ये दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। और सिंथेटिक रबर का दूसरा नाम होता है गुट्टा-पर्चा। ये सिंथेटिक रबर का सेकंड नेम है, गुट्टा-पर्चा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको नोट करेंगे, सबसे पहले हम नेचुरल रबर की बात करेंगे। यहाँ CH3 लगा करके, वो डायग्राम है। सारी चीजें पहले मैं
किसकी स्टडी करेंगे? नेचुरल रबर की। लिखिए, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर is obtained from nature. Natural rubber is obtained from nature, from a special tree, from a special tree known as rubber tree, known as rubber tree. The monomeric unit of natural rubber, the monomeric unit of natural rubber, the monomeric unit of natural rubber is 2-methyl 1,3-butadiene. 2-methyl, यहां पर क्या करोगे, नाम अपन को बदलना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 2-methyl 1,3-butadiene इसकी मोनोमेरिक यूनिट है। मोनोमेरिक यूनिट ऑफ नेचुरल रबर इज 2-methyl 1,3-butadiene। फार्मूला बना है, कॉमन नेम आइसोप्रीन। कॉमन नेम क्या होगा इसका? आइसोप्रीन।